बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हिंदी का प्री बोर्ड हुआ है 8 अप्रैल 2021 को। तो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। टाइम थे 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स थे 80 मार्क्स के। ठीक है, सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनसे आपको पता चल जाता है कि कितने कितने मार्क्स के प्रश्न किस किस खंड में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए होता है। ठीक है, जिसमें एक अपठित काव्यांश होता है, एक गद्यांश होता है और दोनों में ही ऑप्शन होते हैं। गद्यांश आपका 10 मार्क्स का होता है और काव्यांश आपका 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके जो क्वेश्चन है इस मतलब गद्यांश है, इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसे वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पर्यटकों का रुझान ग्रामीण पर्यटन की ओर बढ़ने के क्या कारण हैं? पर्यटकों के शहरी जीवन की आपादावी से दूर जाने की लालसा, गांवों में खुली आबो हवा और हरियाली, शांति की तलाश, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा लास्ट वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँवों में, वनों में, ठीक है, शहरों में और नदियों व तटों में। तो इसका सही आंसर होगा 3rd, गांवों में बसती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य ने नगर निगम का निर्माण किया है परंतु ग्राम सृष्टिकर्ता की कृति है। तो इसका क्या मतलब है? ग्रामीण सौंदर्य नैसर्गिक एवं बनावट से रहित होता है। मनुष्य गांव नहीं बसा सकता। गांव का जीवन सौंदर्य से रहित होता है। ठीक है, और अभाव से मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो मुझे आंसर लगता है, जहाँ तक इसका सही आंसर जो है वो है फर्स्ट, कि ग्रामीण सौंदर्य नैसर्गिक एवं बनावट से रहित होता है, यानी कि गांव में बनावट नहीं होती है और किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे अपराध वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, और ये प्रकृति का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रामीण पर्यटन हमें किसके करीब लाता है? ग्रामीण पर्यटन हमें किसके करीब लाता है? ग्रामीण संस्कृति, प्रकृति, शांति की अनुभूति या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति के करीब लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अतिथि देवो भव, इसका क्या तात्पर्य है? ये तो आप सभी को ही पता होगा कि अतिथि देवो का भव का अर्थ होता है अतिथि देवतुल्य हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण पर्यटन के क्या क्या लाभ हैं? आपके ऑप्शन है, ग्रामीण भारत की आय में वृद्धि होती है, गांवों में रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, शहरों की ओर पलायन में कमी होती है, उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण पर्यटन है इसके उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि हम अपने देश की संस्कृति को देश देशांतर तक अधिक विस्तार किस प्रकार से दे सकते हैं? ग्रामीण पर्यटन के विस्तार को देकर, ग्रामीण पर्यटन में कमी लाकर, ग्राम पंचायत द्वारा योजनाएं बनाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पैसेज में ग्रामीण पर्यटन के विस्तार को देकर ही हम अपने देश की संस्कृति को देश देशांतर तक विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये था 7th का, मतलब जो 7th है उसका आंसर फर्स्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यटन शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है? कार्यालय जाना, मनोरंजन करना, किसी प्रसिद्ध या मनोरम स्थान पर जाना। तो इसका सही आंसर होगा किसी प्रसिद्ध या मनोरम स्थान पर जाना ही उसकी यात्रा करना पर्यटन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि नैसर्गिक शब्द जो है वो एक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, एक देश शब्द है या विदेश शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा नैसर्गिक एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, फिर उपरोक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त जो शीर्षक है, उपरोक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है वो बताइए। ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जीवन, नैसर्गिक सौंदर्य, अतिथि देवो भव। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण पर्यटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसके जितने 10 MCQ थे, आई होप इनके आंसर जो आपने लगाए थे वो आपको पता चल गए होंगे कि आपका कौन सा आंसर सही था और कौन सा आंसर गलत था। इसी में अथवा में जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके भी मैं आपको आंसर शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन से आंसर थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा आसानी से, जो ये गद्यांश दिया हुआ है। हम सीधा इसके आंसर की बात करते हैं। तो पहला देखिए क्या है कि नकारात्मक विचार जो है, नकारात्मक विचार व्यक्ति के मन में कब आते हैं? तो इसका सही आंसर है जब लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में होती हैं। ठीक है, तभी नकारात्मक विचार जो है वो व्यक्ति के मन में आते हैं।
दूसरा है नकारात्मक विचारों का परिणाम क्या होता है। नकारात्मक विचार जो होते हैं इनका परिणाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा अविश्वास और गहरी निराशा का इससे भाव उत्पन्न होता है। अविश्वास उत्पन्न होता है और गहरी निराशा का भाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है। तीसरा है निराशा को व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है। जो निराशा है उसे व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर व्यक्ति जो है अपनी निराशा को दूर कर सकता है। ठीक है। ये बहुत कम बच्चों ने किया होगा ये वाला जो है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, आपको ऑप्शन आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि गद्यांश में किस पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है। राम लक्ष्मण हनुमान उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है हनुमान के द्वारा समुद्र पार कर सीता की खोज को इस गद्यांश में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गहन निराशा के क्षणों में सबसे सरल क्या होता है। गहन निराशा जब व्यक्ति के मन में आ जाती है, छा जाती है, तो उसके लिए सबसे आसान क्या होता है। इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, आत्महत्या करना गहन निराशा के क्षणों में व्यक्ति के लिए सबसे आसान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निराशा व्यक्ति का मनोबल, जो निराश व्यक्ति होता है उसका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। उसे सहारा देकर, प्रेरित करके, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उसे सहारा देकर और प्रेरित करके, यानी कि उपरोक्त दोनों जो हैं ये वाला सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए। हताश, निराश और असफलता जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे शब्दकोश में, जीवन के शब्दकोश में हताश, निराशा और असफलता जैसे जो शब्द हैं ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर 8वां देखिए कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। असफलता का भय, निराशा के क्षण, आत्मविश्वास का बल या फिर नकारात्मक विचार। तो बच्चों जैसा शीर्षक में मतलब गद्यांश में बताया गया कि हनुमान जी को जब आत्मविश्वास का उन्हें बल मतलब उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है तब वो समुद्र पार कर सीता जी की खोज में चले जाते हैं। तो ये जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक होगा आत्मविश्वास का बल। ठीक है। फिर 9वां देखिए कि निम्नलिखित में एक संयुक्त शब्द छांटकर लिखिए। इसमें क्या है, एक संयुक्त शब्द। ठीक है। तो देखिए पहला है आत्मविश्वास। इसमें क्या है कि आत्मा और जो विश्वास है ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। निराशा में, निराशा तो अलग ही होती है, एक प्रेरणा हो गया। तो इसमें इसका जो मुझे सही आंसर लगता है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आत्मविश्वास। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है विलोम शब्दों का सही युग्म चुनिए। आपके ऑप्शन है आशा, विश्वास, असंभव, संभव, जीवन, प्राण, असफलता, निराशा। तो इसका सही आंसर होगा असंभव और संभव। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका दूसरे ऑप्शन जो अथवा वाला था ये भी आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपका एक काव्यांश दिया हुआ होगा, यानी कि पद्यांश है। 8 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के 8 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है। तो इसको, पैसेज को, इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, पद्यांश को। हम सीधा आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों कि सीकर शब्द जो है इससे क्या अभिप्राय है। पसीना, बूंद, रक्त या पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा सीकर शब्द से अभिप्राय है पसीना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है काव्यांश के आधार पर बताइए कि दोपहर का वातावरण जो है वो कैसा है। धूप कम थी, आकाश में मेघ छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी या लू चल रही थी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, लू चल रही थी। ठीक है। फिर है काव्यांश में किसका चित्रण किया गया है। पनिहारन का, मजदूरिन का, दोनों का या दोनों में से कोई नहीं। तो काव्यांश में एक मजदूरिन स्त्री का वर्णन किया गया है जो कि पत्थर को तोड़ती है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि नत नयन प्रिय कर्म रत मन से क्या अभिप्राय है। झुके हुए सुंदर नयन कर्म में लीन है। नयन सुंदर होने के कारण झुककर काम करना। अपलक देखते हुए काम में लीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला कि झुके हुए सुंदर नयन कर्म में लीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है रुई ज्यों जलती भू पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए दोस्तों जो रुई है, ठीक, रुई ज्यों जलती भू, यानी कि एक तो भूमि है एक रुई है। तो जहाँ तक मुझे इसका बच्चों आंसर लगता है इसका सही आंसर होगा मानवीकरण, कि यहाँ पर जो है वो तुलना की गई है। ठीक है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरु हथौड़ा हाथ में, गुरु क्या है? एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका जहाँ तक मुझे आंसर लगता है इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, संज्ञा है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जो मार खाया रोई नहीं, पंक्ति में क्या भाव निहित है? पंक्ति में जो भाव निहित है वो बेवशी का है, अवज्ञा का है, उल्हाने का है या पश्चाताप का है? तो जो मार खा रोई नहीं, ये उसकी एक बेबसी का यहाँ पे भाव निहित है इसमें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। फिर लास्ट है कि दोपहर का मतलब दोपहर जो है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु? तो दोपहर में द्विगु समास, इसमें मतलब दोपहर में द्विगु समास अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट काव्यांश है इसके बारे में, और इसके जो प्रश्न उत्तर थे वो आपको पता चले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अथवे वाले काव्यांश की। तो देख सकते हैं बच्चों, ये अथवा वाला काव्यांश है, इसे आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके आंसरों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, मार्गों की रुकावटों को कौन तोड़ता है? संकटों से घबराए बिना उसका सामना करने वाले, सहनशील और दृढ़ व्यक्ति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों मार्गों की रुकावट को तोड़ते हैं, यानी कि संकटों में घबराए बिना उसका सामना करने वाले भी और सहनशील और दृढ़ व्यक्ति भी। दूसरा प्रश्न है, नवयुक्ति प्रगति के नाम को कैसे सार्थक कर सकते हैं? जो नवयुवक हैं वो प्रगति के नाम को कैसे सार्थक कर सकते हैं? झरने की तरह दुर्गम राहों पर चलकर, मार्गों की बाधाओं को जीतकर, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जहाँ तक मुझे सही आंसर लगता है वो है सेकंड, कि मार्ग की जो बाधाएं हैं उनको जीतकर ही नवयुवक प्रगति के नाम को सार्थक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विगत युग के पतझड़, इससे क्या अभिप्राय है? विगत युग के पतझड़, इससे क्या अभिप्राय है? बीता हुआ पतझड़ का मौसम, बीता हुआ समय जब देश के लोग विशेष सफलता अर्जित नहीं कर पाए थे, आने वाले पतझड़ का मौसम, वसंत का आने का आगमन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि बीते हुए समय जब देश के लोग विशेष सफलता अर्जित नहीं कर पाए थे, ये विगत युग के पतझड़ से आशय है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए कवि ने किसका आह्वान किया है? सैनिकों का, नवयुवकों का, नेताओं का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा नवयुवकों का लेखक जो कवि है इसने आह्वान किया है। फिर है प्रस्तुत काव्यांश जो है वो क्या है? एक प्रेम गीत है, एक देशभक्ति गीत है, एक आह्वान गीत है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जहाँ तक मुझे सही आंसर लगता है वो है 3rd, एक आवाहन गीत है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विलोम शब्द का जो सही युग्म है वो चुनिए। विगत, स्वागत, नूतन, प्राची, दुर्गम, सुगम, पतझड़, अमचर। तो इसका सही आंसर होगा दुर्गम और सुगम, यानी कि एक तो होता है बहुत आसान, एक होता है बहुत कठिन। ठीक है। फिर 7वां है कवि नवयुग के पृष्ठों पर क्या लिखने का आह्वान करते हैं? प्रेम गीत, कविताएं, नया इतिहास, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कवि जो है वो नवयुग के पृष्ठों पर नया इतिहास लिखने का आह्वान करते हैं। 8वां है तरुड़ाई का संधि विच्छेद क्या है? तो तरुड़ाई का जो संधि विच्छेद बच्चों वो जहाँ तक मुझे इसका सही आंसर लगता है वो है ये वाला, तरुड़ आई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तरुड़ और आई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट था ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसके आंसर भी आपको पता चल गए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहला ये अभिव्यक्ति माध्यम वाला यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, कार्यालय और रचनात्मक हिंदी लेखन वाला जो पार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहला है 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न हैं कि कौन सा अखबार सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है, मुद्रित रूप में नहीं? आपके ऑप्शन है नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, प्रभात साक्षी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रभात साक्षी जो अखबार है ये सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है, मुद्रित रूप में नहीं है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनसंचार के माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, उपरोक्त सभी। तो जनसंचार के माध्यमों का जो सबसे प्रमुख और अहम कार्य होता है वो होता है सूचना देना, फिर उसके बाद शिक्षित करना होता है और मनोरंजन करना होता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है? प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारतीय परंपरा में जो नाटक है इसे किस काव्य की संज्ञा दी गई है? श्रव्य काव्य की,
चंपू काव्य की, दृश्य काव्य की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी की रोचकता को बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? राग तत्व, कथानक, द्वंद्व या फिर संवाद। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा, कहानी की रोचकता बनाए रखने के लिए द्वंद्व सबसे प्रमुख तत्व होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतांत्रिक समाज में अखबार कौन सी भूमिका निभाते हैं? प्रेरक, समाज सुधारक, पहरेदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका सही आंसर जो है वो ये वाला है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में अखबार जो है वो ये वाली भूमिका निभा रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आंसर है। ठीक है, तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक मार्क्स के जो हमारे अभिव्यक्ति माध्यम है उससे प्रश्न पूछे गए थे आपके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक जो है इसमें काव्यांश दिया गया है आपको। ठीक है, इसी काव्यांश के आधार पे आपसे आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक मार्क्स के। इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि प्रस्तुत काव्यांश की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या मैथिली है? तो प्रस्तुत काव्यांश की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोकिल की कूक और भंवरे की गुंजार सुनकर नायिका क्या करती है? अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपना मुंह फेर लेती है, हाथों से कान को ढक लेती है, कुछ नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, हाथों से कान को ढक लेती है ताकि उसे कोयल की जो आवाज़ है, भंवरे की गुंजार है, उसे सुनाई ना दे। ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 है कि नायिका कृशकाय क्यों होती गई? यहाँ पे कृशकाय का अर्थ है कि वो पतली क्यों होती जा रही है। नायिका ने खाना पीना बंद कर दिया है, नायिका सुंदर होना चाहती है, कृष्ण के प्रेम का स्मरण करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, नायिका ने खाना पीना बंद कर दिया है, इसलिए नायिका कृशकाय हो गई है। और खाना पीना बंद क्यों किया है? क्योंकि उसने वो अपने प्रीतम की याद में खोई रहती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 14 चांद समान, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा। तो इसमें देखिए 14 चांद समान, इसमें देखिए एक चा जो शब्द है और दा शब्द दोनों बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि पुनरुक्ति जो अलंकार है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है कि नायिका कातर दृष्टि से चारों ओर अपने प्रीतम को ढूंढने का प्रयास करती है। काव्यांश की किन पंक्तियों से ऐसा स्पष्ट होता है? धरनी धन धनी कतिबेर बैस, कुसमुति कानन हेरी कलमुख, कर देई झापन कान, कातर डिथि करी चौदिसी हेरी हेरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर जो ऑप्शन 4 है ये वाला सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था एक काव्यांश के आधार पे आपके एक मार्क्स के ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये एक गद्यांश जो है उससे पूछा गया, एक चैप्टर है आपका उससे पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है जहाँ कोई वापसी नहीं, सुमरनी के मन के, संवदिया, प्रेमधन की छाया स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों प्रेमधन की छाया स्मृति से ये गद्यांश लिया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में किसके व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया गया है? हरगोविंद का, रामचंद्र शुक्ल का, चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमधन का या फिर निर्मल वर्मा का? तो इसका सही आंसर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय यानी कि प्रेमधन की जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि चौधरी साहब जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? ठीक है, एक उत्सव धर्मी व्यक्ति थे, नीरस व्यक्ति थे, गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 का फर्स्ट कि वो उत्सव धर्मी व्यक्ति थे। क्वेश्चन 4 है चौधरी साहब का जो बातचीत का ढंग था वो कैसा था? विलक्षण, वक्रता युक्त, घुमावदार, निराला, का और गा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी साहब के बातचीत का जो ढंग है वो निराला था। ठीक है। क्वेश्चन 5 है प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वरनाथ नेणु या फिर असगर वजाहत? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कि रामचंद्र शुक्ल जो है ये प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ये था आपका 5, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये पाठ्य पुस्तक जो है आपकी अंतराल उससे प्रश्न पूछे गए हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक एक मार्क्स के साथ है, MCQ है। पहला प्रश्न है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सूरदास के द्वारा कही गई है, नायक राम के द्वारा कही गई है, जगदर के द्वारा, घीसू के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, ये पंक्ति जो है वो नायक राम के द्वारा कही गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि शरद के मास में जो फूल है वो कौन सा फूल खिलता है? शरद के मास में कौन सा फूल खिलता है? गुड़हल का, कमल का, गुलाब का या हरसिंगार का? तो शरद के मास में जो हरी सिंगार फूल होता है ये खिलता है। क्वेश्चन थर्ड है कि बाल श्रमिक का उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन है भूप सिंह, शेखर, महीप या त्रिलोक सिंह। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि चैप्टर है उसमें ये जो महीप है ये एक 9-10 साल का बच्चा है। तो जहाँ तक मुझे इसका सही आंसर लगता है वो होगा सेकंड वाला, कि महीप जो है ये बाल श्रमिक का एक उदाहरण है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर यही होगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि पहाड़ों पर नई जिंदगी की कहानी लिखो, ये शब्द किसके हैं? शेखर और रूप सिंह ने कहे हैं, भूप सिंह और रूप सिंह ने, शैला और भूप सिंह ने, या फिर शैला और महीप ने कहे हैं। ठीक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला, शैला और भूप सिंह ने पहाड़ों पर नई जिंदगी की कहानी लिखी थी। क्वेश्चन 5 है देखिए कि जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों जागा था? भैरों के पास रुपयों की पोटली देखकर, सुभागी को सूरदास की झोपड़ी में देखकर, सूरदास को सुखी देखकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि सुभागी को उसने सूरदास की झोपड़ी में देखा था। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ू की अपसभ्यता क्यों कहा जाता है? दिन प्रतिदिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण, नदियों को गंदे नाले बना देने के कारण, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण, उपरोक्त सभी। तो विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ सभ्यता जो है वो उपरोक्त सभी कारणों की वजह से कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और लास्ट है कि गाँव में लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे? आम का पन्ना दिया जाता था, कोका कोला पिलाया जाता था, लस्सी का सेवन किया जाता था, या फिर ठंडा पानी पिया जाता था। तो गांव में लू से बचने के लिए आम का पन्ना दिया जाता था। ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, एक एक मार्क्स के जो 7 प्रश्न थे MCQ के, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन B की, यानी कि खंड वा जो है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर एक रचनात्मक आपको लेख लिखना है। ठीक है। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन का आधार, थमती क्यों नहीं महंगाई, दिन प्रतिदिन बढ़ते दिखावे की संस्कृति। तो एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑप्शन थमती क्यों नहीं महंगाई, इसके बारे में आपसे बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कि भारत की जो बहुत सी आर्थिक समस्याएं हैं वो महंगाई की एक मुख्य समस्या बनी हुई है। ठीक है। अब इसके संदर्भ में जो आपको किस किस तरह से इसके बारे में लिखना है, तो महंगाई क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी आप बेसिक नॉलेज दे देंगे। ठीक है। महंगाई में वृद्धि होती है, उसके क्या परिणाम होते हैं आप ये बता देंगे। ठीक है। और महंगाई जो होती है इसके कारण क्या क्या परिणाम होते हैं वो तो आप बता ही देंगे। साथ ही साथ महंगाई का जो सरकार के प्रति क्या रवैया है आप वो बता देंगे। फिर अपना इसमें सुझाव भी दे सकते हैं कि महंगाई को जो है हम इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं कि जब आप एक लेख लिखते हैं तो लेख जो है वो एक निबंध की तरह ही होता है, बस वो एक छोटा होता है, निबंध से छोटा होता है। ठीक है। तो ये आप इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसमें भी आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हम यहाँ पे 8 की बात करते हैं कि महामारी के कारण विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। अथवा में है आपका कि आप किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण के लिए गए किंतु वहाँ अस्वच्छता देखकर खिन्न हो गए, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त स्थल के पर्यटन अधिकारी को एक पत्र लिखिए और सुधार का अनुरोध कीजिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको संपादक महोदय वाला बताता हूँ, यानी संपादक वाला जो है तो लिखेंगे कि सेवा में संपादक महोदय, जनसत्ता जो समाचार पत्र है उसके बारे में, करोल बाग, नई दिल्ली 11/00
11। ठीक है, ऐसे ही जब आप उसको पर्यटन अधिकारी को लिखेंगे तो लिखेंगे सेवा में पर्यटन अधिकारी और फिर करोल बाग उत्तरी दिल्ली 11/11/01। ठीक है, और संपादक वाला जो विषय होगा वो लिखेंगे कि महामारी में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़े बुरे प्रभाव की तरफ ध्यान दिलाते हुए पत्र। ठीक है, अब देखिए इसकी जो बॉडी होगी वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया है कृष्णा। मैं कृष्णा रामनगर करोल बाग का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान महामारी में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़े बुरे प्रभाव की तरफ खींचना चाहता हूँ। इस महामारी के चलते मेरे क्षेत्र के अलावा पूरे देश में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सभी बंद कर दिए गए थे। ऑनलाइन जो पढ़ाई अभी हो रही है उससे मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही है तो इससे क्या है कि कई बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है जिससे वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास फ़ोन है तो कभी कभी जब वो क्लास ले रहे होते हैं तो नेटवर्क चला जाता है, उन्हें आवाज़ साफ़ नहीं आती है। ठीक है, और कभी कभी बच्चों के पास तो रिचार्ज भी नहीं होता है। इसकी वजह से ऑनलाइन वो जो बच्चे हैं ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है एवं उनके अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम जो है वो हम कैसे देंगे एवं इन एग्ज़ाम को लेकर अंदर ही अंदर तनाव ग्रसित होते जा रहे हैं, जो कि इस समय एक बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंदर तनाव का कारण, साथ ही साथ माता पिता भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य कैसा होगा। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इससे संबंधित क्या क्या कदम उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा निवेदन लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र एवं पूरे देश की इस समस्या के संदर्भ में इसको सुलझाने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं, जिससे कि बच्चों का आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके और उनकी जो शिक्षा है वो पुनः रूप से स्टार्ट हो सके। आपकी अति कृपा होगी। अब इसका क्लोजिंग कैसे करेंगे, यानी कि इसका एंड जो है वो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सैद धन्यवाद। ठीक है, भवदीय कृष्णा रामनगर करोल बाग उत्तरी दिल्ली 11/00/11 और 20 मार्च 2011। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एक दृश्य एक रचनात्मक लेखन था और एक जो पत्र था उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 5-5 मार्क्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभिव्यक्ति माध्यम वाला पार्ट है इससे संबंधित प्रश्नों की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें 4 प्रश्न हैं, 4 में से कोई 2 करने हैं, जिनमें से एक होगा 3 मार्क्स का, एक होगा 2 मार्क्स का। पहला है मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, उसकी विशेषताएं बताइए। बेट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। फीचर की परिभाषा लिखिए। तो सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुद्रित जो माध्यम है इनकी जो मुख्य विशेषता हैं वो देखिए 3 मार्क्स का है तो 3 लिख देंगे कि मुद्रित माध्यम में छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से ये पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब समझ में ना आने पर इन्हें पुनः भी पढ़ा जा सकता है, यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। मुद्रित माध्यम जो होते हैं इनकी भाषा आम बोलचाल की सरल, सुबोध और प्रचलित भाषा होती है। मुद्रित माध्यमों की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी होती है। ठीक है, तो मुद्रित माध्यम की ये 3 बड़ी विशेषताएं हैं। फिर अखबार समाचार पत्र जो है इसमें कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है उसके बारे में देखिए कि अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्र एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि सूचना या फिर जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यही प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, और यही समाचार प्रकाशन की सबसे अहम शैली है। ठीक है, फिर 2 मार्क्स का प्रश्न है कि फीचर किसे कहते हैं और बेट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखिए फीचर, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन ही फीचर कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। ठीक है, तो फीचर की जो भाषा है, जो परिभाषा है वो यही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि बेट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बेट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र के संबंध में या फिर विषय में सामान्य जानकारी या फिर रुचि होना ही पर्याप्त होता है।
जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। पत्रकार को उस विषय के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी प्रश्न थे, आई होप इनके आंसर आपको पता चल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वें में आपके 4 प्रश्न है, एक प्रश्न अभी नीचे है अथवा वाला। देखिए पहला है, रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। कविता के लिए आवश्यक प्रमुख घटक कौन से हैं। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के प्रमुख 2 कारण बताइए। और फिर है कि रेडियो जो है उसकी 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो प्रश्न हैं उसके आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए सारे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वें का पहला है कि रेडियो और टेलीविज़न जो है उसकी जो विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, रेडियो और टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है रेडियो और टेलीविज़न के बारे में कि रेडियो और टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम हैं। इसमें लोगों तक पहुंचने का माध्यम जो होता है वो भाषा है। ठीक है, और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही साथ भाषा के स्तर और गरिमा के साथ भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर ये उपाय होता है छोटे छोटे और सीधे सीधे अर्थ में और स्पष्ट रूप से लिखे जाएं। ठीक है, फिर कविता के जो मुख्य घटक थे इसके बारे में प्रश्न था। तो देखिए, भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास, छंद विषयक बुनियादी जानकारी, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, सहज संप्रेषण शक्ति, भाव एवं विचार की अनुभूति, ये कविता के कुछ मुख्य घटक हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था कि इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ और रेडियो माध्यम की 2 विशेषताएं। तो सबसे पहले इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ। इंटरनेट का एक माध्यम या फिर औजार के तौर पर खबर का संप्रेषण किया जाता है। समाचारों के संकलन, उनके सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान, चर्चा व परिचर्चा का साधन होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन होता है। ठीक है, फिर प्रश्न था कि रेडियो माध्यम की 2 विशेषताएं। यह माध्यम शिक्षित व अशिक्षित दोनों के लिए काम का है। रेडियो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता नहीं होती है क्योंकि उसके लिए तो सेल पढ़ते हैं, और रेडियो माध्यम जो है वो उनके लिए भी अच्छा है जो व्यक्ति सही से देख नहीं पाते वो सुन सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न है। मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। देखिए 3 प्रश्नों में से कोई 2 करने हैं। सबसे पहला है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं। हारे हूँ खेल जितावहीं मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। अघन मास की विशेषता बताते हुए वृहणी यानी कि नागमती की जो विरह व्यथा है इसका चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो सबसे पहले तो देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण हैं, इसका आंसर देखिए। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो गया। वह अपने भाई का स्वप्न साकार करने के लिए स्कंदगुप्त की शरण में जाती है और वह उससे प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त जो होता है वो मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते हैं, इसलिए उसे प्रेम में निराशा मिलती है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन करते हुए जो देवसेना होती है उसके पास आता है, लेकिन देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार दोनों ही बार वह प्रेम से ही निराश रहती है। अपने आप को कमज़ोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, परंतु वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली असफलता के कारण देवसेना हार जाती है। तो देवसेना की हार व निराशा के ये कुछ प्रमुख कारण थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न था कि देखिए यहाँ पे क्या है कि हारे हूँ खेल जितावहीं मोही, भरत के इस कथन का क्या माध्यम है। भरत के इस कथन का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है,
तो देखिए यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र की सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। इसका आशय है श्री राम खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल में कभी अपने अनुज यानी भरत के प्रति अप्रसन्न नहीं दिखते थे। वे सदैव अपने भाई भरत को प्रसन्न रखने का कार्य करते थे। वह खेल में छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट या फिर दुख ना झेलना पड़े और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी यहाँ पर उजागर होता है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है इसका कि अघन मास की विशेषता बताते हुए बृहणी नागमती जो है इसकी जो विरह व्यथा है उसके बारे में बताइए। तो देखिए माह के महीने में जो सर्दी होती है वो बहुत भयंकर पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में माह के महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है, ऐसा नागमती को लगता है। चारों ओर पाला अर्थात कोहरा छाने लगता है। वृहणी के लिए यह स्थिति जो होती है वो सबसे कष्टदायी स्थिति होती है। ठीक है, इसमें विरह की पीड़ा के समान होती है। इसी बीच इस माह में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है। वर्षा में भीगी हुई नागमती जो है उसे अपने गीले वस्त्र और आभूषण जो हैं एक तीर की समान चुभ रहे हैं। उसे बनाव श्रृंगार तक नहीं भाता है। माह की तेज हवा और ओलों की वर्षा उसके जीवन को और भी अधिक कष्ट से भर रही है। लेकिन प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रसहीन हो गया है। वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसका शरीर तिनके के समान हल्का होता गया है। माह के महीने की तेज हवाएं उसे हिलाती रहती हैं। वह तो विरह रूपी अग्नि में जलकर राख के समान उड़ने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 11 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें भी 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको तीनों का आंसर बताऊंगा। पहला है युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है, सत्य कविता के संदर्भ में बताइए। कोयल और भंवरों का जो कलरव है वो विद्यापति की नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर जैसे संकल्प से क्या तात्पर्य है, इसके प्रश्न का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। युधिष्ठिर महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। उसे सत्य का पर्याय माना जाता है। युधिष्ठिर अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है। इसके लिए उन्होंने विदुर तक को अपने सन्मुख झुकने पर विवश कर दिया था। वे उम्र भर इस मार्ग पर चले नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने आचरण में भी आत्मसात किया। उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा। अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही उन्हें एक धर्मराज की उपाधि दी गई थी। तो युधिष्ठिर जैसा संकल्प जो है उससे हमारा जो तात्पर्य है वो है कि सत्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि जीवन में उसे हर परिस्थिति में अपनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सावन में कोयल और भंवरों का जो कलरव है वो लोगों को प्रसन्न करता है, परंतु नायिका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भंवरों का गुंजन नायिका को अपनी प्रेमी की याद दिला देता है। वह अपने कानों को बंद करके इनके कल्लब को सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाज़ें उसे फिर से सता रही हैं। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगती है। वह अग्नि उसे वैसे ही बहुत तेज से जलाई हुई होती है। ये कलरव और भंवरों की गुंजन जो है वो उसे और भड़का देती है। तो जो कोयल का मधुर स्वर है और भंवरों का गुंजन है वो जो नायिका है उसको प्रेम की याद दिला देती है, जो कि उसके लिए एक कष्टदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि कवि को कैसे पता चलता है कि वसंत का जो मौसम है वो आ गया है। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उससे चिड़िया की कूक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते, गुनगुनी ताज़ा हवा वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पैरों के नीचे पत्ते चरमराने की आवाज़ आती है। प्रकृति में हुए यह सुंदर परिवर्तन उसे वसंत आने का आभास कराते हैं। लेकिन जब जो कवि है घर जाकर कैलेंडर को देखता है तो कैलेंडर इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है कि वसंत का मौसम जो है वो आ गया है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के जो तीन प्रश्न थे, इन सभी तीनों प्रश्न के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आंसर देना है। 3 पूछे गए हैं, मैं आपको तीनों का आंसर बताऊंगा। पहला है प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई थीं। ठीक है। तो प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है और जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है उसमें अंतर देखिए। प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय के बाद पूर्ण की जा सकती है और प्रकृति खुद भी कर देती है। लोग प्रकृति आपदा के पुनः अपने स्थानों पर बच सकते हैं। सब कुछ नष्ट होने का दुख होता है लेकिन अपनी ज़मीन से वे जुड़े रहते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है वह थोपा गया होता है। इसमें मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलिहान, अपनी यादों तक को खो देता है। उसे पुनः मिलने की आशा भी नहीं होती है। वह बेघर हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के लिए विवश हो जाते हैं। एक तरह से प्रकृति का जो विस्थापन है वो कुछ समय के पश्चात विस्थापन की जगह स्थापन में बदल जाता है, लेकिन जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन है वो हमेशा के लिए विस्थापित हो जाता है। ठीक है। तो प्रकृतिकरण के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में ये मुख्य अंतर था। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जो मनोकामना की गांठ थी उससे संबंधित है कि इससे पता चलता है, एक सेकेंड थोड़ा और इधर करते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस पंक्ति से पता चलता है कि संभव पारो के दिल में पहली ही मुलाकात में जगह पा गया था। वह भी कौन? पारो जो थी वो संभव को उतना ही मिलने को बेचैन थी जितना कि संभव पारो से मिलने के लिए बेचैन था। वह भी संभव को प्रेम करने लगी थी, यहाँ तक कि संभव से मिलने के लिए उसने संभव की भांति ही मनसा देवी में मन्नत की चुनरी एवं धागा था वो बांधा था। संभव को देखकर वह बहुत प्रसन्न थी और हैरान थी क्योंकि अति शीघ्र ही उसकी जो मन्नत थी वो पूरी हो गई। इससे पता चलता है कि उसकी मनोदशा भी संभव की भांति पागल प्रेमी जैसी थी जो अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वह मारा फिर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 देखिए कि संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया के आंखों में जो आंसू थे वो बाहर निकल गए कैसे। संवदिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी थी। अभी तक उन्होंने अपनी दशा के बारे में हर एक व्यक्ति से छुपाया था, किसी से नहीं बताया था, लेकिन संवदिया से जब ऐसा कहा तो उसकी आंखें छलक आईं। लेकिन अब संवदिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुणा दशा का वर्णन करते हुए यानी अपनी बातों को बताते हुए संवदिया को उसकी आंखों से जो आंसू थे वो छलक आए थे। ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे इन तीनों प्रश्नों का। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आंसर देना है। 2-2 मार्क्स के हैं, तीनों का आंसर बताऊंगा। पहला है लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। 4 हाथ ना लग पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में क्या बात आई थी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, लोमड़ी के बारे में है कि लोमड़ी जो थी वो बेरोजगारी का प्रतीक है। उसे पता चला था कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है जहाँ उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा करने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जाती है। ठीक है। 2 मार्क्स में आप यही 3 से 4 लाइन लिख देंगे, 1-2 लाइन और ऐड कर दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न था कि जब इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यही स्वाभाविक बात थी, उसे यही मांगना चाहिए था और उसने यही मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोगों के द्वारा इस पर जो प्रयास किए जा रहे थे वो सफल नहीं हुए। अब भी बालक के अंदर जो एक बचपना होता है वो अभी भी जिंदा है। वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए अति सुखदायी होती है। और सबसे आखिरी प्रश्न, 4 हाथ ना लग पाने के कारण मालिक की समझ में यह बात आई कि यह प्रयास जो है वो व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करके नए मजदूर इसी मजदूरी में रख लो और अपना कार्य तेजी से करवाओ। उसने मजदूरों का वेतन आधा कर दिया और 2 गुने मजदूर नौकर रख लिए। इससे उसका लक्ष्य
पूरा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के जो ये 3-3 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के प्रश्न थे, सभी के आंसर आपको पता चल गए। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।